नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों, मैं हूं अमरप्रीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये जो मेरे चेहरे पे आप बड़ी सी मुस्कान देख रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जीवन में पहली बार मुझे किसी चार धाम पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे हेमकुंड साहब की यात्रा समाप्त होने के बाद मैं पहुंचा बद्रीनाथ। तो इस वीडियो में वहां पर कैसे पहुंचे, आपको कितना खर्चा आएगा, सारी डिटेल्स और बेस्ट टाइम कौन सा है वहां पर विजिट करने का, आपको सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो हेमकुंड साहब के दर्शन करके जब मैं अगले दिन नीचे गोविंद घाट आया, वहां से बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 24 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा मुश्किल से लगता है। हरिद्वार से आने वाली बसें इस मोड़ पर सवारियों के लिए स्टॉप लेती है और अगर आप भाग्यशाली है मेरी तरह तो मात्र 60 रुपए में 1 घंटे के अंदर अलकनंदा नदी के नजारे लेते हुए आप बद्रीनाथ बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एक्चुअली आपको बताऊं कि ये जो जर्नी है बद्रीनाथ की, वो स्टार्टिंग से कहां से शुरू होती है, तो पहले तो आप अगर रेल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो देहरादून पहुंच जाए। अगर आप देहरादून आ रहे हैं फ्लाइट से, तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप ऋषिकेश जाएं, जो कि वहां से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार वहां से 41 किलोमीटर पड़ जाता है। अगले दिन सुबह आप लेंगे बस या टेम्पू ट्रैवलर या शेयर टैक्सी। दाम होता है 600 रुपए से लेके 1200 पर पैसेंजर का। ये डिपेंड करता है कि आप किस में जा रहे हैं, ये आपकी प्रेफरेंस है। हाँ, लेकिन कोशिश करके सुबह निकले, क्योंकि आपको इस यात्रा में पूरा दिन लगने वाला है। जो हरिद्वार से बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो है 308 किलोमीटर और ऋषिकेश बस स्टैंड से बद्रीनाथ की डिस्टेंस है 283 किलोमीटर। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप ऋषिकेश के हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में रात को स्टे करें और वहां से अगले दिन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि सीधा आपको बद्रीनाथ पहुंचाएंगे। और रास्ते में जगह जगह पर आपको गुरु का लंगर छकने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और रास्ते में आपको इस तरीके के प्राणी काफी मिल सकते हैं जो आपसे कहेंगे भैया एक फोटो ले दो हमारी, भैया एक वीडियो ले दो हमारी। इसके चक्कर में आपकी बस मिस हो सकती है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें। आधे रास्ते में पड़ेगा गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब, जहां आप बैठकर आराम से लंगर छकेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे और थोड़ा विश्राम करके प्रकृति की गोद में प्रकृति का आनंद लेकर आगे बढ़ेंगे। और थोड़े ही आगे हमें मिलता है रुद्रप्रयाग, जहां पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी एक हो जाते हैं और यहां से केदारनाथ का रास्ता अलग हो जाता है। दोस्तों, चार धाम की यात्रा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो घर से निकलने से पहले ही आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये लिंक नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, या गूगल पे लिखे चार धाम रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। नहीं तो आपको ये ऑफलाइन इस तरीके से बस रुकवा कर रजिस्ट्रेशन आपकी करवाई जाएगी। ये एक नया वीडियो फिल्टर मैंने ट्राई किया, जिसको देख के मुझे लग रहा है ये नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसी लग रही है। तो ऐसा करते हैं, वापस यूट्यूब के ओरिजिनल कलर पे आ जाते हैं। तो बद्रीनाथ बस स्टैंड पहुंचने के बाद अपना अगला टास्क था कि होटल्स देखे जाए। वैसे बस स्टैंड से बद्रीनाथ जो मंदिर है उसकी दूरी है करीबन 800 से 900 मीटर। सो बीच में भर भर के होटल से पूरा मार्केट है। आप चाहे तो बस स्टैंड के पास ही अपना होटल ले लें या मंदिर के पास जाकर भी अपना होटल ले लें। और अपनी पूछताछ के दौरान मैंने ये पाया कि बस स्टैंड के पास लो या मंदिर के पास लो, रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अभी जो है सितंबर का महीना है तो शायद थोड़ा सा ऑफ सीजन है। मई जून में जो रेट्स है वो बस स्टैंड के पास भी मंदिर के पास भी काफी ज्यादा होते हैं। मुझे मंदिर के बिल्कुल पास ही एक ठीक ठाक सा होटल मिल गया और काफी कम रेट में मिल गया। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका व्यू प्राइसलेस था। सामने बद्रीनाथ धाम और नीचे अलकनंदा नदी बहती हुई दिख रही थी। दोस्तों, भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के द्वार सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और दोपहर 12 बजे तक रहते हैं, और उसके बाद शाम को 4 बजे खुलकर रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि क्या बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए कोई ट्रैक है? नहीं, ट्रैक बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ बद्रीनाथ बस स्टैंड पहुंचना है और उसके बाद वहां से 800 से 900 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। मैं बद्रीनाथ करीब 2 बजे दोपहर को पहुंच चुका था। होटल में थोड़ा विश्राम किया और 4 बजे जैसे ही मंदिर से घंटियों की आवाज आई, प्रभु का ये इशारा सुनकर ही मैं प्रभु के दर्शन को निकल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैंने तप्त कुंड में स्नान किया। यहाँ प्रभु की लीला से पूरे साल भर टेम्परेचर पानी का 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि काफी गर्म होता है। और कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से शरीर के काफी रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ 2 कुंड है, एक है सूर्य कुंड, दूसरा है नारद कुंड। और अगर आप मेरी तरह अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर पास में शॉप्स में आप अपने कपड़े और जूते रख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा। और वेल, आए हैं तो प्रसाद तो खरीदना ही था, तो स्नान किया, प्रसाद खरीदा और मैं चल पड़ा आगे। और थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे दिखा श्री बद्रीनाथ धाम और दिल से आवाज आई,
जय श्री बद्री विशाल। और क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश की वजह से काफी कम लोग चार धाम की यात्रा पर जाते हैं और सच में काफी कम श्रद्धालु मुझे मंदिर में दिखे, इसलिए दर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगा, भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन किए। उसके बाद बैठकर नज़ारे लिए काफी देर मंदिर में बैठा, थोड़ा ध्यान लगाया। और हाँ, अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, स्पेशली जब अगस्त एंड होता है और सितंबर की शुरुआत होती है, तो ये बजट ट्रैवलर्स के लिए थोड़ा सा ना एकदम बेस्ट टाइम पड़ सकता है, क्योंकि इस समय होटल रूम रेट्स भी बड़े काफी सस्ते होते हैं, भीड़ काफी कम होती है और ट्रैवल रेट्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, भीड़ कम होने की वजह से एक प्राणी को यहाँ पे अच्छे से वीडियो निकालने का मौका मिल रहा है। और आपको क्या लगता है, ये जो स्त्री बगल में खड़ी है किस बात से खफा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जरूरी सूचना आपको दे दूं, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी मैंने थोड़ी सी कोशिश की और मुझे अंदर डांट पड़ गई। मंदिर के गर्भगृह के अंदर है विष्णु जी की मूर्ति, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, लक्ष्मी जी भी है उनके साथ, और वो पद्मासना पोज में रहते हैं, क्योंकि विष्णु जी यहाँ पर ध्यान लगाया करते हैं। और भी काफी देवी देवताओं के तस्वीर है, अंदर मंदिर भी है, काफी सारे भक्त मंदिरों में बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे, अलग अलग किस्म की पूजाएं चल रही थी और मुझे अंदर काफी वक्त बिताने का मौका मिला, क्योंकि भीड़ काफी कम थी, सितंबर का महीना है। वैसे एक बात बता दूं, आमतौर पे ये जो ऊपर के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बर्फ से ढके होते हैं मई, जून और अक्टूबर के महीने में। तो अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप मई, जून और अक्टूबर में आए। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको शायद ये बर्फ देखने को नसीब ना हो। और ऑफ कोर्स नवंबर से अप्रैल आप आ नहीं सकते, क्योंकि उस समय धाम बंद रहता है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा बद्रीनाथ मंदिर, कहते हैं विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, और अशोका के टाइम पर कहते हैं कि ये एक बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे वापस से एक हिंदू टेंपल बनाया। और मंदिर का आर्किटेक्चर भी एक बुद्धिस्ट टेंपल से काफी मिलता जुलता है, तो ये आर्ग्यूमेंट काफी बार चलता रहता है। हाँ, ये भाई साहब काफी दूर से आए, इनकी वीडियो मत खराब करिए। और बद्रीनाथ में दर्शन होने के बाद आप पास में 4 किलोमीटर दूर इंडिया का फर्स्ट गांव है, कहते हैं लास्ट गांव है, माणा, वहां जा सकते हैं। काफी बढ़िया जगह है कहते हैं। मैं थोड़ा सा मिस कर गया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे। और आसपास काफी भरा पूरा मार्केट है, काफी सारे और भी मंदिर है, जिसके दर्शन इस बार मैंने नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरा टाइम निकाल कर इस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तो अगर देखा जाए कि कितने दिन लगते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको 2 से 3 दिन में आराम से बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो जाएगी। और खर्चा कितना आता है? होटल 500 से 1000 रुपए के बीच में, बस टैक्सी 600 से 1200 रुपए में, और खाना 1000 से 1500 रुपए, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। और ये मैं आपको थोड़ा सा ऑफ सीजन, रेनी सीजन यानी कि अगस्त सितंबर का रेट बता रहा हूँ। हो सकता है सीजन के टाइम मई, जून, अक्टूबर में ये रेट्स थोड़े से ऊपर चले जाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ी सी जानकारी जो आपको चाहिए थी वो मिली होगी, और आपको ये पता चला होगा कौन सा टाइम आपके हिसाब से बेस्ट है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जाते जाते अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कुछ अच्छी बात करनी हो तब भी कमेंट जरूर कर देना। और अब जब साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए हैं, तो महाकाल के यानी महादेव के दर्शन भी कराते हैं। तो मेरा अगला डेस्टिनेशन है महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर इन उज्जैन। तो मेरी सवारी अब चल पड़ेगी उज्जैन की तरफ। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ एक बार कहें जय जय श्री बद्री विशाल।